Hello everyone, welcome to the Center for Legal Education. I hope all of you are doing well. हमारे लास्ट एक सेशन में हमने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी थी अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज मैं उसी का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेस्ड है वही डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट। एज टू व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा क्या है और कॉन्ट्रैक्ट को कैसे समझा जा सकता है। तो अगर मैं लीगल पर्सपेक्टिव की बात करूं और आपसे डायरेक्टली प्रोविजन के रेफरेंस में बात करने की कोशिश करूं, तो मैं आपको सबसे पहले सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ले जाता हूं। सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है कि ऑल अग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अग्रीमेंट क्या होता है। और अगर आप सेक्शन 2H से थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे और पुराने थोड़े से प्रीवियस सब सेक्शंस को पढ़ेंगे सेक्शन 2 के ही, जिसमें डेफिनेशंस दी हुई है, तो वहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस टेकन टुगेदर इज एन अग्रीमेंट। यानी कि पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्चुअल फिलॉसफी का जो बेसिक फंडामेंटल है वो है प्रॉमिस। बट दैट प्रॉमिस हैज़ टू बी अ लीगल प्रॉमिस, इट कैन नॉट बी अ मेयर सोशल प्रॉमिस। और प्रॉमिस बनती कैसे है? एक प्रॉमिस सिंपल एक ऑफर के एक्सेप्टेंस से बन जाती है एज पर द रूल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और अगर आप सेक्शन 2 की डेफिनेशंस देखेंगे तो वो बहुत ही लॉजिकल फ्लो में लिख लिखी गई हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रपोजल डिफाइन किया है, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस डिफाइन किया है, उसके बाद उन्होंने कंसिड्रेशन डिफाइन किया है, और उसी फ्लो में उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से एक प्रॉमिस बनती है। द मोमेंट एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। और प्रॉमिस कैसे अग्रीमेंट बनती है, और अग्रीमेंट किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हमारे सामने आता है। तो वो पूरा का पूरा फ्लो आपको समझने की ज़रूरत है in order to understand a contract. So the very beginning point of a contract is obviously a proposal, but in its entirety सबसे फंडामेंटल चीज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट की है समझने के लिए, तो दैट इट इज़ बेस्ड ऑन अ लीगल प्रॉमिस। और वो लीगल प्रोमिस या सेट ऑफ लीगल प्रोमिस मिल करके एक अग्रीमेंट बनाते हैं। सेक्शन 2H के साथ साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है। इनफैक्ट अगर आप सेक्शन 2H के साथ सेक्शन 10 को पढ़ेंगे तो आपको पूरा फंडा क्लियरली समझ में आ जाएगा। सेक्शन 10 बोलता है व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि वो साफ साफ डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहा है कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इससे हमें साफ पता चलता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, बट एवरी अग्रीमेंट मे नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 ये साफ साफ लिखता है कि एवरी ऑल दोज अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पे पार्टीज फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, नंबर वन। नंबर टू, जहाँ पे पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और किस कॉम्पिटेंसी की बात करी है जा रही है यहाँ पे पार्टीज की क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनल कैपेसिटी, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। कॉम्पिटेंसी की बात की जा रही है, जैसे कि अनसाउंड माइंड का पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर हम बात कर ले माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, या एनी अदर पर्सन विच इज डिसक्वालिफाइड बाय लॉ कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो ये सब वो लोग हैं विच आर इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और ये सब कुछ क्लियरली सेक्शन 10 के बाद सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड देन सेक्शन 14, इन सभी सेक्शंस में साफ साफ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कॉम्पिटेंसी क्या होता है और फ्री कंसेंट क्या होता है। उसके बाद सेक्शन 10 ये भी बात करता है कि इन ऑर्डर फॉर एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज के बीच में जो कंसिडरेशन का एक्सचेंज है वो लॉफुल होना चाहिए। इट कैन नॉट बी एन अनलॉफुल कंसिडरेशन। सिमिलरली पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए। अब ये कैसे हम पता करें कि कंसिडरेशन लॉफुल है या ऑब्जेक्ट लॉफुल है, या कंसिडरेशन अनलॉफुल है या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है? इसके लिए भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक स्पेसिफिक प्रोविजन दिया है, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें साफ साफ लिखा है व्हाट कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल और अनलॉफुल। उसमें कई सारे ग्राउंड्स दिए हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल है या अनलॉफुल है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, those considerations which are expressly declared by the law to be fraudulent are unlawful, या ऐसे कंसिडरेशंस जो कि किसी लॉ का पूरा पर्पस ही डिफीट कर दें वो भी अनलॉफुल है, या फिर वो कंसिडरेशंस या वो ऑब्जेक्ट्स जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या इमोरल है, इस तरीके के कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट्स भी अनलॉफुल कहलाते हैं जो कि खुद में फ्रॉडुलेंट है। तो सेक्शन 23 को समझने के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी चाहिए। मैं जल्द ही सेक्शन 23 के ऊपर भी एक अलग से एक सेशन आप सभी के लिए करूँगा। बट बिफोर दैट, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल आइडिया ऑफ हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड, आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से सेक्शन 2H, सेक्शन 10 और सेक्शन 23 तीनों मिला करके कॉन्ट्रैक्ट की एक क्लियर परिभाषा हमारे सामने क्रिएट करते हैं। सो अगर मैं इस पूरी चीज़ को समराइज करने की कोशिश करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि एवरी अग्रीमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन it suffices or it fulfills the elements given in section 10, section 11, section 12, section 13, section 14 and section 23। इन सभी एलिमेंट्स को फुलफिल करने के बाद हम कह सकते हैं कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब ये तो हो गया वो पर्सपेक्टिव जिसको आप सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं कि स्टैट्यूटरी परिभाषा क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, स्टैट्यूट में या लेजिस्लेशन में कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से समझाया गया है, ये तो मैंने आपको वो बता दिया। लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है जो कि थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स डेवलप हुआ है, एंड दैट हैज़ डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंग्लिश लीगल सिस्टम इन इंडिया, जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है और कई बार हम उस पर्सपेक्टिव को इग्नोर कर देते हैं। वो है ये कि इवन दो लीगली हमको ये डिस्टिंग्विश करना बहुत आसान है कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास सेक्शन 10 है, लेकिन कई बार हमारे पास सेक्शन 10 के सारे रिक्वायरमेंट्स होते हुए भी हम कई बार क्लियरली नहीं बता सकते कि क्या वो लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल इज ऑफ द सोशल अग्रीमेंट्स। बैल्फर वर्सेस बैल्फर इज द केस विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर केस, और आज तक ये केस रेफर किया जाता है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कहीं पे भी ये एक्सप्रेशन यूज नहीं हुआ है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लेकिन इंग्लिश लीगल सिस्टम में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन इन इंग्लिश लीगल सिस्टम, लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम में हमने इसको एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं बनाया है। फिर भी थ्रू मैनी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इन इंडिया based on Balfour versus Balfour and then so many other precedents, हमने एक इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप को यूज किया है इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट आर सोशल अग्रीमेंट्स और मेयर सोशल पफ्स वर्सेस व्हाट आर लीगल अग्रीमेंट्स। तो ये डिस्टिंग्विश करना भी बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। सो हमेशा ध्यान रखिए, मेयर सोशल अग्रीमेंट्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन सकते। अब जब हम सोशल अग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो जनरली कोर्ट उन सभी केसेस में ये एज्यूम करता है कि वो एक सोशल अग्रीमेंट है जब दोनों पार्टीज का पर्सनल एफिलिएशन बहुत ही क्लोज है। जनरल एजम्पशन उन केसेस में ये रहता है कि ये एक मेयर सोशल अग्रीमेंट है। जैसे कि मैं एक बात करूं कि दो बहनें एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं और आपस में एक बातचीत होती है, उनके खाना खाते वक्त वो बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट टेबल पे बैठे हैं, और एक बड़ी बहन छोटी बहन से बोलती है कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है और मैं सोच रही हूँ कि मैं इससे अच्छा कि मैं किसी और को बेचूँ, मैं आपको ही बेच देती हूँ वो गाड़ी। छोटी बहन बोलती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी बहुत दिनों से एक गाड़ी बेचने की बात कर रही थी और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड होंगी इस चीज़ में। बड़ी बहन बहुत ही कैजुअल तरीके से अपना एक ऑफ़र भी एक तरीके से कोट कर देती है। ऑफ़र कहने का मतलब है प्राइस कोट कर देती है और बोल देती है कि मैं सोच रही हूँ कि इस गाड़ी को 50 लाख में या 50 लाख या 60 लाख तक निकाल दूँ। ये बात यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब वो दोनों बहनें अपने घर जाती हैं तो छोटी बहन अपनी उस बड़ी बहन को
ईमेल के द्वारा एक एक्सेप्टेंस के फॉर्म में लिख के भेजती है ईमेल कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूँ टू बेसिकली परचेज योर कार फॉर 50 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, मान के चलते हैं कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं जो कि सेक्शन 10 में दिए गए हैं। पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज के बीच में फ्री कंसेंट है, ये सब कुछ है, ये हम मान के चलते हैं। और लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, और ये तो नॉर्मल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है, एक गुड्स खरीदने का परचेज अग्रीमेंट है। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इट इज़ नॉट डिक्लेयर टू बी इनवैलिड और वॉइड बाय लॉ। तो सेक्शन 10 के तो सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है? ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट है इस सिचुएशन में, क्योंकि आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है या ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि क्या उस वक्त जब वो दोनों बहनें रेस्टोरेंट में फूड टेबल के ऊपर बैठ के ये बात कर रही हैं, आर दे रियली इंटेंडिंग टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप? आर दे रियली सीरियस अबाउट क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप? और यहाँ पे ही हमारा कंसेप्ट ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप काम आता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन social agreements and or to distinguish between mere social agreements and legal agreements. So जैसे कि मैंने बोला कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कहीं पे भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स को डिफाइन नहीं किया गया है, बट ये थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हमें पता चलता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता क्या है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बहुत ही सिंपल है, इसको हम पार्टीज के कॉन्डक्ट से और एनवायरनमेंट से, जिस एनवायरमेंटल सेटिंग में बातचीत चल रही है या कॉन्ट्रैक्चुअल नेगोशिएशन चल रहा है, इन सभी फैक्टर्स से हम डिड्यूस करते हैं वेदर पार्टीज रियली इंटेंडेड टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। जैसे कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस, उसमें स्मोक बॉल कंपनी ने, अगर आप वो पूरा केस पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उसमें कार्लिल जो स्मोक बॉल कंपनी थी उसने साफ साफ अपने एडवर्टीजमेंट में लिखा था दैट वी आर वेरी सीरियस अबाउट द एडवर्टीजमेंट, और अपनी सीरियसनेस को डिपिक्ट करने के लिए हम अपने इस पर्टिकुलर बैंक में हम इतने रुपए भी जमा कर रहे हैं, और ये बताने के लिए कि दैट वी आर वेरी मच सीरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट। और उनका एडवर्टीजमेंट सिंपल था कि हमने एक मेडिसिन क्रिएट करी है जो कि आपको इन्फ्लुएंजा से प्रोटेक्ट करेगी अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लेते हैं। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से लेते हैं और उसके बाद भी मेडिसिन आपको प्रोटेक्ट नहीं करती फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, देन उन्होंने कुछ कॉम्पनसेशन की बात करी थी और कुछ अमाउंट वापस करने की बात करी थी। वो सब कुछ उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में लिखा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि हम अपने इस पर्टिकुलर बैंक में, XYZ बैंक में, इतना पैसा भी जमा कर रहे हैं टू डिपिक्ट अवर सीरियसनेस अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्चुअल सिचुएशन। कोर्ट ने जब ये केस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस जब कोर्ट में आया, तो कोर्ट ने भी इस केस को उतना ही सीरियसली लिया, और कोर्ट ने इस पर्टिकुलर क्लॉज को माना कि स्मोक बॉल कंपनी was really intending to create legal relationship. सो उस बेसिस पे कोर्ट ने उस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस को डिस्टिंग्विश किया था कि ये मेयर पफ नहीं था, इट वॉज डेफिनेटली अ प्रॉपर अग्रीमेंट, एंड बिकॉज दे हैड क्लियर इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप्स। हेंस कई बार इवन दो हम लोग सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लेते हैं, सेक्शन 2H भी समझ जाते हैं, सेक्शन 23 की भी रिक्वायरमेंट्स फुल कर लेते हैं, एंड लीगली स्टैचूटरली हम कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट उसके बावजूद भी कई बार it becomes very difficult to understand as to whether what is a mere social agreement or a proper legal agreement. वहाँ पे काम आता है intention to create legal relationships. इसके लिए हमें पार्टीज का conduct, जिस एनवायरमेंटल सेटिंग में वो कॉन्वर्सेशन हो रहा है पार्टीज के बीच में, और पार्टीज के खुद के पर्सनल कम्युनिकेशंस बिटवीन individually between them should be taken into consideration by the court to examine whether there was intention to create legal relationship, और अगर था देन वो एक सोशल अग्रीमेंट नहीं होगा, वो एक प्रॉपर लीगल अग्रीमेंट होगा।
तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज नॉट अ मेयर सोशल अग्रीमेंट. थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही, एंड वेरी सून आई विल कम बैक टू यू with a full session on a follow-up session on social agreements versus legal agreements. Thank you so much.